क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर, मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सेकंड लेक्चर देखेंगे, जो किस पर बेस्ड है, जिस पर हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, अप हिल ट्रांसपोर्ट के बारे में, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, हम आज लेक्चर में वो सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के समय पढ़े थे। थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है ना बेटा, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, पहले आप लेक्चर देख लो, लेक्चर के बाद में दोबारा आऊंगा और तब हम कुछ एमसीक्यू पर बात करेंगे हम। ठीक है बेटा, चलिए। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। हमने परमिबिलिटी के ऊपर बात किया था कि सेमी परमिबिलिटी क्या होता है और सिलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है। याद है आपको, हमने पिछली क्लास में बात किया था कि पौधों में, प्लांट्स में वाटर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, टर्जिडिटी के बारे में हमने बात किया था। तो पिछली क्लास बेसिकली एक प्रकार से समझ लीजिए कि उसमें हमने एक पूरा जो है वो एक फ्रेमवर्क देखा हमने कि हमें पढ़ना क्या है फिजियोलॉजी के अंदर, पढ़ना क्या है हमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर। क्लियर? तो हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल जो है वो फ्लो करता है। जाइलम में जो प्रवाह होता है, जो ट्रांसलोकेशन जाइलम में होता है, वो एक दिशा में होता है, रूट से शूट की ओर होता है, जबकि फ्लोएम से जो ट्रांसलोकेशन है वो ग्रोइंग टिप की ओर भी होता है, ग्रोइंग शूट टिप की ओर भी होता है, रूट की ओर भी होता है। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लोएम से होता है। याद है आपको कि मैंने कहा था पिछली क्लास में कि सोर्स का मतलब होता है लीफ, जहां पर फूड बनता है, और सिंक का मतलब होता है वो जगह जहां पर फूड या तो कंज्यूम होता है या स्टोर होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ऑलरेडी बेटा इस हिस्से को हम इसका एक बड़ा हिस्सा हमने जो है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी कवर किया हुआ है। जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे ना, तब वहां पर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में हमने बात किया था कि बल्क ट्रांसपोर्ट भी यहां पर हमने देखा था। लेकिन चूंकि फिजियोलॉजी में यहां पर हमें दे रखा है 11th एनसीईआरटी के अंदर, तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो पूरा हम कवर करेंगे, और इसके अलावा जहां हमें लगेगा वहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेने के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर भी निकलेंगे। कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने से क्या होता है कि हम थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, तो उससे एक फायदा होता है कि यदि एग्जामिनर का क्वेश्चन थोड़ा लेफ्ट और राइट कहीं भी गया ना, तो भी हम आंसर सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए। तो फिजिकल फोर्सेस में सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं हम, डिफ्यूजन की बात करते हैं, विसरण की बात करते हैं। कि हमने देखा था कि यदि ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होना है, कि यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन सेल टू सेल होना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम डिफ्यूजन का सहारा लेते हैं। जो प्लांट फिजियोलॉजी में उसके लिए सेल्स क्या करती है, वो डिफ्यूजन का सहारा लेती है। ठीक है, देखते हैं हम एनसीईआरटी में क्या लिखा है बेटा। द मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। के देखो बेटा, जब हम बोलते हैं कोई मूवमेंट पैसिव है, जब हम बोलते हैं कोई मूवमेंट पैसिव है, इसका मतलब होता है नो एटीपी कंजम्पशन, यहां पर एटीपी खर्च नहीं होता है। ठीक है, मतलब यह है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं हम पैसिव बोलते हैं। कि जब हम बोलते हैं कोई प्रोसेस एक्टिव है, हम बोलते हैं कोई प्रोसेस एक्टिव है, तो इसका मतलब होता है द प्रोसेस नीड्स एटीपी, प्रोसेस को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी का कंजम्पशन, यहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है आपको। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि भाई डिफ्यूजन क्यों पैसिव प्रोसेस है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। के तो अभी हमने क्या देखा, हमने कहा डिफ्यूजन जो है वो इट्स ए पैसिव प्रोसेस, मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर, के and from cell to cell and over short distance, say from intercellular spaces of the leaf to the outside। के
मतलब ये है कि ओवरऑल जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करती है, कि छोटी दूरी के लिए काम करती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सेल टू सेल होता है, ठीक है, ठीक, सेल टू सेल होता है या सेल से दूसरे और किसी एरिया में होता है। तो मतलब जो नियर बाय ने ट्रांसपोर्टेशन जो है नियर बाय विसिनिटी में, आसपास में, शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। यहां पर ऊर्जा खर्च नहीं होती, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस के। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई एनर्जी कंजम्पशन इज नॉट इन दिस प्रोसेस, के क्यों इस प्रोसेस में ऊर्जा का खर्च नहीं होती है, ऊर्जा की खपत नहीं होती है। कारण ये होती है कि बिकॉज डिफ्यूजन इज ऑलवेज द प्रोसेस जिसमें कि मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया हमेशा कैसी होती है बेटा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से होती है, वो हमेशा वो लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की होती है। और इस प्रक्रिया का उद्देश्य होता है इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना। इस प्रक्रिया का उद्देश्य होता है कि सब तरफ मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, ये इसका पर्पस होता है, इसलिए होता है डिफ्यूजन, इसलिए होता है डिफ्यूजन के। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल, ध्यान से बात सुना डिफरेंस के, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की ओर मूव करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द काइनेटिक मोशन एनर्जी। उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल के बीच में जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब प्रश्न उठता है कि मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल में ये काइनेटिक एनर्जी आती कहां से, वो आती है थर्मल एनर्जी से। के हमें मालूम है ना कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, एनर्जी को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक से दूसरे रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपको यदि मैं बोलूं कि डिफ्यूजन का बड़ा अच्छा एग्जांपल ये है कि देखो बेटा, याद रखना, जो थर्मल एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल जितने अधिक कॉन्सेंट्रेशन में होंगे उतना अधिक एक दूसरे से टकराएंगे, और जितना अधिक एक दूसरे से टकराएंगे उतना अधिक वो बिखर जाएंगे, और ऐसे बिखरेंगे कि पूरे मीडियम में बराबर हो जाए। यही है डिफ्यूजन। यदि हम डिफ्यूजन को एक सामान्य व्यक्ति की तरीके से देखें तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है वहां पर उनके बीच में टकराव, उनके बीच में कोलाइजन अधिक होता है। कोलाइजन अधिक होने से मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल पूरे मीडियम में बिखर जाते हैं, और उनका इक्वली बिखरना ही, उनका पूरे मीडियम में एक समान वितरित होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, वही डिफ्यूजन है। और उनके पास ये एनर्जी आती कहां से, ये टकराने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और वो काइनेटिक एनर्जी आती है थर्मल एनर्जी से। इसका एग्जांपल ये, चलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए चाय बनाइए, चलिए ठीक है, मान लो मैं आपके घर आया, अरे ऐसे कैसे तुम चाय नहीं पिलाओगे क्या, ठीक है, तो मैं आपके घर आया और मैंने कहा कि बेटा मैं चाय पीऊंगा, है ना, तो आपने कहा ठीक है सर हम चाय बनाते हैं। आप गए, आपने कहा कि घर में मम्मी नहीं है, मान लिया, ठीक है, मान लिया मम्मी नहीं है घर में, या आपके घर में कोई जो खाना पकाने वाले कुक है वो भैया भी नहीं है, और मैंने कहा मेरे को तो चाय कमांडो के हाथ की पीनी है, ठीक है। तो आप गए किचन में, आपने जो है वो बर्तन लिया, आपने उसमें आपने पानी डाला, दूध डाला, के चाय की पत्ती डाली, आपने शक्कर डाली, उठा के आपने उसको फ्रीजर में रख दिया। कहाँ रख दिया आपने उसको, फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के ऊपर जब बर्फ जमाने का था बाहर रख दिया आपने उसको। क्या चाय बन जाएगी, क्या चाय बन जाएगी, नहीं बनेगी। मैं बोलूंगा बेटा क्या हो गया, आधा घंटा हो गया, हां सर ला रहे हैं चाय, देखा तो आइसक्रीम बन गया, वो तो पूरा कुछ नहीं, जो जहां पे था वैसा का वैसा, कुछ भी नहीं बना वो तो। लेकिन उसी बर्तन को उठा के आपने गैस के बर्नर, गैस को आपने ऑन किया, आपने जो है वो उसको जलाया, आपने उसको, और आपने फ्लेम के ऊपर रखा उसको, बर्तन में उबाल आया उसके अंदर, और बढ़िया सी चाय बन गई। वाह बढ़िया खुशबू आ रही है इलायची की, अदरक की, क्या बात है ना। और आपने मुझे चाय, अभी क्या दिन का बड़ा जो है, चूंकि ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस समय जो है 3 बज रहा है, और ये चाय पीने का टाइम भी होता है ना जनरली, तो अच्छी सी खुशबू आ रही। अब कैसे चाय बन गई, पहले क्यों नहीं बनी। यहां पर भी आपने डिफ्यूजन के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। आपने पानी, वाटर इज ए लाइक ए मीडियम, उसमें आपने शक्कर को डाला, आपने
ठीक है, दूध को डाला, पत्ती को डाला, अब क्या हुआ कि मिल्क तो चलिए, मिल्क तो नॉर्मल टेम्परेचर में डिस्ट्रीब्यूट है, शक्कर को डाला आपने, पत्ती को डाला, अब क्या है, जब तक आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तब तक शुगर पार्टिकल पूरे मीडियम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली चाय की पत्ती के अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है उसको उबाल कर निकाल रहे हैं, उसके केमिकल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक जैसा पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल्स है सबके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी कई गुना बढ़ गई और वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगे सब तरफ बराबर। ये तो हम अपनी रूटीन रोज की लाइफ में करते हैं इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जो है वो एक रैंडम फैशन में मूव करते हैं एंड द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन के। और ऐसा इसलिए होता है ताकि पूरे मीडियम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स का। यह है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, धीमी प्रक्रिया होती है जब तक कि आप उसको ऑगमेंट ना कर दें। जब आपने गैस के बर्नर के ऊपर, देखो आपकी चाय वैसे भी बन जाएगी, यदि आपने चाय को रखा, आपने रख के छोड़ दिया बर्तन को, आपने सुबह से शाम तक रखा रहा तो वो चाय कैसा बनना शुरू हो जाना है, वो जो केमिकल है निकलेगा, शुगर भी घुल चुकी होगी, बट इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस इन रूम टेम्परेचर के। तो आपने क्या किया, आपने गैस पर गर्म कर आपने उस प्रोसेस को आपने स्पीड अप कर दिया, आपने इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया। नॉर्मल एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम। इसको लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिकॉज व्हाई इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसको एटीपी नहीं चाहिए, इसको एनर्जी नहीं चाहिए, इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए जब सेल के लेवल पर डिफ्यूजन होता है, जब कोशिका के स्तर पर डिफ्यूजन होता है तो वहां पर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड। आपको गैसेस में डिफ्यूजन बड़ा आपको आराम से देखने मिलेगा, लिक्विड में डिफ्यूजन देखने मिलेगा। भाई लिक्विड में डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया, आपने जो है आपने कांच का ग्लास लिया, आपने उसमें साफ वाटर डाला आपने और 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दीजिए, उसमें एक इंक का ड्रॉप डाल दीजिए आप, या एक ड्रॉप ऑफ किसी कलर का डाल दीजिए, आप देखेंगे धीमे धीमे पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन है, ठीक है। फिर यदि हम गैसेस डिफ्यूजन की बात करें तो अरे यार, आप और हम जो सांस ले रहे हैं ना, कि हम जो है वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज अगेन ए डिफ्यूजन। कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का बाहर वायुमंडल में, अंदर कम हो गया है तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, अंदर CO2 अधिक है, बाहर कम है तो CO2 बाहर निकल रहा है। तो जो हमारा गैसेस एक्सचेंज ऑफ ब्रीथिंग है वो भी डिफ्यूजन है। कहां पे होता है, एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में होता है, क्लियर। तो सॉलिड में डिफ्यूजन हमको जो है वो कम देखने मिलता है। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट इज द ओनली मींस फॉर गैसेस मूवमेंट विद इन दी प्लांट बॉडी के। वेरी वेरी डिफ्यूजन पौधों के लिए बड़ा जरूरी है। कारण यह है कि प्लांट्स के पास में कोई अलग से तो होता नहीं कि कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता हो, कहीं से जो है वो फेफड़े होते हो, लंग्स होता हो, वहां से जो है ब्लड के थ्रू जो है गैस को पूरी बॉडी में भेज दो आपके। जैसे एनिमल बॉडी में क्या होता है कि आपके लंग्स जो होते हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं और वो ब्लड सब जगह पहुंचता है। प्लांट की हर सरफेस को अपना गैसेस डिफ्यूजन खुद करना पड़ता है। एंड प्लांट्स में थ्रू जनरल सरफेस ही गैसेस अपटेक होता है, कि जनरल सरफेस से ही गैसेस मूवमेंट होता है एंड गैसेस को अंदर बाहर किया जाता है, रेस्पिरेशन में गैसेस ली जाती है। लीफ होती है, उसको CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सरफेस से लेगा वो, O2 बाहर निकालनी, सरफेस से निकालेगा उठ के। तो कुल मिलाकर बात ये कि डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट इज द ओनली मींस फॉर गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। फिर डिफ्यूजन रेट are affected by the gradient of concentration। अब देखते आगे हम के मतलब दो बिंदुओं के बीच कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, के दो बिंदुओं के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस जितना अधिक होगा उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा, ठीक है। फिर परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, के जो मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजिंग पार्टिकल को जो है वो जगह जाने आने की सुविधा प्रोवाइड करती है। तो मेम्ब्रेन यदि परमेबल होगी और मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी जितनी अधिक होगी, मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल उतना अधिक डिफ्यूज करेंगे, ठीक है।
और टेम्परेचर एंड द प्रेशर के। मैंने कहा ना टेम्परेचर जो है वो पार्टिकल्स के अंदर थर्मल एनर्जी को बढ़ाएगा और वो थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और मॉलिक्यूल जो आयन पार्टिकल मूव करेंगे एंड द सेम वे प्रेशर अफेक्ट इट। ठीक है, चलिए तो ये देखा हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग के डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ आयंस पार्टिकल और मॉलिक्यूल of a substance from a region of its high concentration to the region of its low concentration due to random kinetic motion of the particle। ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि डिफ्यूजन जो है वो क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल का अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना है ड्यू टू दी रैंडम काइनेटिक मोशन ऑफ दी पार्टिकल्स। ठीक है ना, क्लियर। आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है इस एनिमेशन में कि ब्लू पार्टिकल रेड पार्टिकल के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ब्लू लिक्विड पार्टिकल मिक्स इनटू दी एक किनारे पर है वो और धीमे धीमे वो डिफ्यूज करके पूरे मीडियम में, यानी डिफ्यूजन जो है वो एक प्रयास होता है इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने का, कि एक साम्यावस्था को बनाने का, यानी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल पूरे मीडियम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप एनिमेशन देख के आपको देखिए ना एक कॉर्नर में रखा है इसको हमने, पूरे मीडियम में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच ए सबस्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स पार्टिकल यूनिफॉर्मली इन अनदर मीडियम। ठीक है, डिफ्यूजन का जो फिनोमिना है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि एक सबस्ट्रेट अपने पार्टिकल को दूसरे मीडियम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। क्लियर? ठीक है, देखिए जैसे आपने एक शुगर क्यूब लिया, आपने एक पानी का बीकर लिया, उसमें शुगर क्यूब को डाला आपने, देखो धीमे धीमे शुगर क्यूब घुल रहा है और पूरा मीडियम एक समान हो गया, यानी हर एरिया में। और यही तो प्रकृति का और ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने कहा आपसे अगेन यहां पे फिजिक्स आती है, जो आप गैस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला निकालते हैं कि मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल जो है वो टकराते हैं, आपस में टकरा के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करते हैं। तो मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल टकराते हैं और जब तक, और ऐसा नहीं है कि एक बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद प्रक्रिया रुक जाती है, तब भी टकराता रहेगा, लेकिन तब क्या होगा कि वो जो है एस्टेब्लिशमेंट हो चुका होगा कि कोई टकराने के बाद जहां था वहीं पहुंच जाएगा उठ के। तो एक लेवल के बाद में मीडियम में और जगह नहीं है। यदि इसी बीकर को आप दूसरे बड़े प्योर वाटर में डाल दोगे फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली के। तो समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल सिस्टम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आप ना कि मैंने एक डाई को लिया, मैंने पानी के अंदर डाला, मैंने वो डाई पूरे मीडियम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश कर रही है वो, और फाइनल रिजल्ट क्या रहा? फाइनल रिजल्ट रहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट रहा इसका। क्लियर? चलिए, अब डिफ्यूजन फॉलोज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। डिफ्यूजन जो होता है वो ऊष्मागतिकी के जो है वो दूसरे नियम का सीधा पालन करता है। मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति में मैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आप किसको मानते हैं सच, आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन उठता होगा कि जितेंद्र सर के आस्था क्या है, क्या मानते हैं उठ के। मुझसे आप पूछेंगे, क्या आप बोलेंगे क्या मैं गीता में लिखी हुई कुछ लाइनों को मैं कंठस्थ करके उसके बारे में जानकर मुझे बहुत कुछ मिलेगा, या मैं कुछ चीजें मैं कुरान की पढ़ लूं, कुछ चीजें मैं जो है बाइबल की पढ़ लूं, कुछ चीजें मैं किसी और ग्रंथ की पढ़ लूं। ठीक है, तो मैं क्लियर कहता हूं आपसे कि दुनिया में सबसे बड़ा सच जो आपके सामने है ना वो है ऊष्मागतिकी के नियम। मैं बिलीव मी के, मेरी बात पर यकीन कीजिए आप, मैं कहता हूं आपसे कि ऊष्मागतिकी के जो नियम है ना, थर्मोडायनामिक्स के लॉ है ना, वो सबसे बड़ा सच है कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, ऊर्जा को आप जो है वो, और यही लॉ जो है, इसी लॉ को तो लोगों ने क्या बोल दिया बाद में, बोला कि जो है वो इसी को डिफाइन, देखो ये जो लॉ है ना, इस लॉ की कहीं ना कहीं जो है वो एक नींव जो है वो इसको कहा गया कि आत्मा अजर और अमर है, सोल। आप आत्मा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना आप उसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। द लाइक एनर्जी, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। एक व्यक्ति जीवित है मतलब उसके अंदर कोई ऊर्जा है, वाइटल ऊर्जा है, इसलिए वो जीवित है। तो एनर्जी को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, केवल एक से दूसरे फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है? वो कहता है आपसे कि हमेशा ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी का प्रवाह हमेशा जो है वो अपने हायर से अपने लोअर की होता है। एनर्जी इज ऑलवेज ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन द मीडियम के, और ऊर्जा क्या होती है? वो हमेशा जो है वो जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जो है वो ऊर्जा का प्रवाह होगा और सिस्टम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वो कोशिश करती है। ये एनर्जी का नियम है। तीसरा कि 0 केल्विन पे
किसी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल की मुक्त ऊर्जा फ्री एनर्जी शून्य होती है। मतलब तापमान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ऊर्जा को प्रोवाइड करता है। सूर्य निकलता है, एक निश्चित तापमान मेंटेन रखता है, और जहां पे तापमान काफी कम होता है, माइनस में होता है, वहां जीवन भी माइनस में होता है। देखने आप देखो ना, अंटार्कटिका पे जाकर देखो कौन रह रहा है वहां पे। जो लोग वहां रह रहे हैं वो भी आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करके वहां रह रहे हैं। बहुत कम एनिमल देखने मिलेंगे आपको, जो मिलेंगे गिने चुने, उनमें विशेष तरह का एडॉप्टेशन होगा उनमें। लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखो आप, जीवन हर तरफ है। यहां पे इतनी डाइवर्सिटी लाइफ में कहीं और देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि तापमान का फर्क है। इकोलॉजी पढ़ेंगे तब दोबारा बात करेंगे इस पे हम। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे अभी कहा कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे अपने हायर फ्री एनर्जी के रीजन से लोअर फ्री एनर्जी के रीजन की ओर मूव करते हैं। आपके दिमाग में झट से क्वेश्चन आ गया, सर ये फ्री एनर्जी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल आयन और पार्टिकल के पास में ऐसी ऊर्जा जो किसी काम, किसी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, उनके ऐसी ऊर्जा जिसका इस्तेमाल किसी वर्क में वो कर सकता है, उनके द एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ वर्क, उसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं। क्योंकि हर मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल जो उसके पास में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें, तो उसके पास अपनी एक ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा से वो सारा कार्य नहीं कर सकता है। उसको जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वो एक्टिव हो जाता है उसके। तो फ्री एनर्जी वो ऊर्जा एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल में जब देने पर वो एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, कोई कार्य को संपन्न कर सकते हैं, वो उसकी फ्री एनर्जी होती है। जितनी अधिक फ्री एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल उतना अधिक काम करेंगे। तो मतलब हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी की ओर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मैं एक बात आपसे कहता हूं, जब कभी हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, और हमें लगता है कि शायद सफलता हमको नहीं मिल पा रही है, हमें कई बार लगता है कि पता नहीं मेरे से ऐसा क्या अपराध हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझको सफलता नहीं मिलती है, जबकि मैं इतना कोशिश किए जा रहा हूं। बिलीव मी बेटा, मैं जो कह रहा हूं उस बात को गांठ बांध लीजिए, उस बात को। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये जो है ना, ये ऊष्मागतिकी के नियम, यानी प्रकृति में एक बैलेंस है। यदि आपने ईमानदारी के साथ अपनी ऊर्जा को लगाया है, अपनी क्षमताओं को लगाया है आपने, तो वो एनर्जी कहीं व्यर्थ नहीं गई, इसी ब्रह्मांड में, इसी यूनिवर्स में आसपास घूम रही है, लौट कर आएगी आपको और रिवॉर्ड करेगी आपको। मैं जानता हूं इस चीज को, मैं इस चीज को कई बार महसूस किया है। मैंने इतना बस चीज दिमाग में रखी मैंने कि ईमानदार रहना है, सच्चे मन से प्रयास करना है, बगैर किसी परिणाम की चाह के प्रयास करना है। आप देखना पूरी धरती जो है वो आपके आसपास घूमने लगेगी। कि सब कुछ जो है वो, सारा कुछ जो है वो आपकी डिटर्मिनेशन पर है, आपकी प्रतिबद्धता पर है। आपने सोच लिया है और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा दी आपने, बगैर डरे हुए, बगैर घबराए हुए। सफलता ढूंढती हुई आपके पास आएगी, सक्सेस आपके पास ढूंढती हुई आएगी। कहां गए भैया तुम, आ जाओ, हम तुम्हारे लिए आ गए। ठीक है, यकीन रखना इस बात को, सच्चाई है ये, कोई मतलब कोरा भाषण नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी रिफर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर कन्वर्जन टू वर्क एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मुक्त ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि ये ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा होती है जो एक निश्चित तापमान पर किसी कार्य के लिए, किसी वर्क के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, क्लियर? अब द रेट एंड डायरेक्शन of a diffusing substance depends upon the concentration of that substance at different spots and is independent of the presence of other diffusing substances. very IMP. ठीक है, एनसीईआरटी का मैं नहीं है डायरेक्टली लिखा हुआ है, पर बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी ये बात छिपी हुई है। ठीक है, और दिमाग में रखना है। मतलब ये है, कोई दो पॉइंट है, मान लो मैंने कहा एक पॉइंट है ये ए, एक पॉइंट ए है ये, और एक पॉइंट है ये बी। ठीक है ना, क्लियर? और तीसरा पॉइंट है मान लो सी। ठीक है, कोई पार्टिकल है, कोई डिफ्यूजिंग पार्टिकल है, उसके यहां पर मैंने आपसे कहा यहां पर 100 पार्टिकल प्रेजेंट है, यहां पर 60 पार्टिकल प्रेजेंट है, यहां पर 20 पार्टिकल प्रेजेंट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कहां से कहां तक, किस पॉइंट से कहां पर डिफ्यूजन होगा और रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, याद रखिएगा। यदि जिन दो पॉइंट के बीच में जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन का अंतर होगा, डिफ्यूजन सबसे अधिक फास्ट वहां होगा।
हमेशा डिफ्यूजन जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की ओर होगा। मतलब यहां पर डिफ्यूजन की बात करें तो ए से डिफ्यूजन बी की ओर होगा, ए से डिफ्यूजन जो है वो सी की ओर होगा और बी से डिफ्यूजन जो है वो सी की ओर होगा। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट दिए एट ए टाइम हम कंसीडर करें तो ए से बी की ओर होगा, ए से सी की ओर होगा और बी से सी की ओर होगा। ठीक है, अब अंतर कितना कितना है देखो हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा कितना डिफरेंस है, मैंने कहा यहां पे डिफरेंस है 40 का, यहां पे डिफरेंस है 40 का के, यहां पे डिफरेंस है कितने का बेटा 80 का। तो सबसे अधिक फास्ट डिफ्यूजन कहां पर होगा, फास्टेस्ट डिफ्यूजन होगा यहां पर जहां ज्यादा अंतर के ए टू सी, ए से लेके सी तक जो डिफ्यूजन है वो सबसे तेज होगा के। लेकिन ए टू बी और बी टू सी रेट ऑफ डिफ्यूजन एक समान रहेगा, कोई 40 पार्टिकल का डिफरेंस है यहां पे। ठीक है, यदि हम एक काम करते हैं इस वैल्यू को चेंज करते हैं, इसको 30 कर दिया मैंने, इसको मैंने 30 कर दिया। अब ये डिफरेंस कितना हो गया, ये डिफरेंस यहां पे 30 हो गया। ठीक है, ठीक, ये डिफरेंस 70 हो गया। तब भी ए से सी के बीच में जो 70 का डिफरेंस है, दो पॉइंट के बीच में जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा और जितना कम होगा उतना स्लो डिफ्यूजन होगा। तो सबसे अधिक फास्ट डिफ्यूजन ए टू सी होगा, नंबर सेकंड पे ए टू बी होगा और थर्ड पर बी टू सी होगा। क्लियर, क्लियर, ठीक। फिर दूसरी बात ये, मान लो मैंने आपसे कहा कि एक दो हमारे पास कंटेनर है, एक कंटेनर हमारे पास ये है और दूसरा कंटेनर ये है, हमारे पास दो कंटेनर है हमारे पास में। ठीक है, क्लियर। एक कंटेनर में जो है ब्लू, मैंने कहा ऐसे ब्लू पार्टिकल, मैंने कहा एक कंटेनर में 50 ब्लू पार्टिकल हैं। ठीक है, और 10 पार्टिकल जो है वो रेड है। ठीक है, समझने के लिए बोला हमने कि एक कंटेनर में, कंटेनर ए, जो कंटेनर ए है उसमें 50 पार्टिकल ब्लू वाले हैं, 10 पार्टिकल रेड वाले हैं। ध्यान दीजिए, दूसरे कंटेनर में क्या है, 50 पार्टिकल जो है वो रेड वाले हैं और 10 पार्टिकल जो उसमें वो है वो ब्लू वाले हैं। ठीक है, दूसरा कंटेनर है बी कंटेनर। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों कंटेनर में 60 पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन याद रखना डिफ्यूजन का एक नियम है कि कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, यानी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से का क्या कॉन्सेंट्रेशन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। के मतलब यह है कि ब्लू वाला पार्टिकल ब्लू के अकॉर्डिंग अपने पार्टिकल के अकॉर्डिंग डिफ्यूज करेगा, रेड वाला अपने अकॉर्डिंग डिफ्यूज करेगा। तो मतलब क्या होगा, मतलब यह हुआ कि कंटेनर ए से ब्लू पार्टिकल कंटेनर बी की ओर जाएगा, क्योंकि कंटेनर ए में ब्लू पार्टिकल 50 है, कंटेनर बी में 10 है, तो ब्लू पार्टिकल अपने अकॉर्डिंग मूव करेगा और रेड पार्टिकल कंटेनर बी से कंटेनर ए की ओर जाएगा, क्योंकि कंटेनर बी में ये 50 है। मतलब एक मटेरियल का डिफ्यूजन दूसरे मटेरियल के डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, यह दिमाग में रखना है हमको। यानी एक मटेरियल का डिफ्यूजन दूसरे मटेरियल के डिफ्यूजन को प्रभावित नहीं करता है। अब देखो क्या लिखा, आप पढ़ते हैं, रेट, दर, डिफ्यूजन का रेट के, मैंने आपसे कहा ना डायरेक्शन, दोनों बातें मैंने डिस्कस किया। जिन दो पॉइंट के बीच में जितना अधिक डिफरेंस होगा उतना फास्टर रेट होगा। डायरेक्शन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग प्रकार से डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फिर एक मेटल का डिफ्यूजन दूसरे मेटल के डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए बेटा कॉन्सेप्ट के, पढ़ रहे हैं हम फिजियोलॉजी। ठीक है, फिर और यही फंडा काम पर, यही फंडे पे काम करता है हमारा लंग्स के। तो हमारे लंग्स में एट द सेम टाइम ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर आती है और उसी समय पर CO2 ब्लड कैपिलरी से निकलकर एल्वेलाई में जाती है और बाहर निकल जाती है। हमारे लंग्स में एक टाइम के अंदर CO2 बाहर निकल जाती है, O2 अंदर जाती है। ठीक है, सेवरल गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर एबल टू डिफ्यूज साइमल्टेनियसली। मैंने कहा ना कई तरह के लिक्विड, गैस, सॉलिड जो है वो एक साथ वो डिफ्यूज कर सकते हैं अलग अलग दिशाओं में के, अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग के, और एक दूसरे को इंटरफेयर भी नहीं करेंगे वो। देखिए आप, सेवरल गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर एबल टू डिफ्यूज साइमल्टेनियसली, वो एक साथ डिफ्यूज कर सकते हैं, एक साथ विसरण कर सकते हैं, अलग अलग रेट पर डिपेंड करता है उनका रेट, कि उन दो पॉइंट के बीच में उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, से ब्लू की बात करें तो ब्लू के लिए, रेड की बात करें तो रेड के लिए, उन पर्टिकुलर पार्टिकल उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या, उससे उसका रेट डिसाइड होगा। ठीक है, और ये एक ही जगह पर साइमल्टेनियसली जो है अलग अलग दिशाओं में डिफ्यूज कर सकते हैं एक दूसरे को अफेक्ट किए बगैर। क्लियर, जैसे हम देख रहे हैं
हमने पढ़ा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कैसे होता है गैसेस डिफ्यूजन, ठीक है ना बेटा, क्लियर, ठीक। अब फंडा क्लियर हो गया हमको एकदम कि टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर में डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना अधिक तापमान होगा उतना अधिक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी, उतना अधिक थर्मल एनर्जी होगी, और जितना अधिक थर्मल एनर्जी होगी उतना अधिक वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जितना अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी उतना अधिक मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल तेजी से टकराएंगे, और जितना तेजी से टकराएंगे उतना अधिक वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लार्जर सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना तेजी से पार्टिकल वहां पर मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने आपसे कहा ना कि भाई मान लो एक कमरे में कई सारे लोग बैठे हुए हैं, उस कमरे में एक ही दरवाजा है छोटा सा, तो सबको बाहर निकलना है तो टाइम लगेगा, लेकिन उस कमरे में 10 दरवाजे हैं, बड़ा एरिया बाहर निकलने के लिए, तो सब एक साथ बाहर निकल पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना डिफ्यूजन फास्टर होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिन दो बिंदुओं के बीच डिफरेंस जितना अधिक होगा उतना अधिक जो है वो डिफ्यूजन फास्ट होता है। जिंदगी का एक बड़ा गहरा नियम है, और जो मैं आपको बतला रहा हूं आज के, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि जिंदगी यदि आपको लगता है ना कि लाइफ में आपको कुछ कम मिला, दूसरे को ज्यादा मिला, आपको लगता है कि दूसरे के पास में इतनी सुविधाएं हैं कि वो फला कोचिंग भी जा पा रहा है, 2-2.5 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए, घर वालों ने उसको एक प्राइवेट अच्छे हॉस्टल में रखा हुआ है, वहां पे भी पूरी सुविधा है, एक व्यक्ति गांव का या एक कोई रिलेटिव कोई साथ में, या मम्मी कोई साथ में है, ठीक है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन इससे भी कोई गारंटी नहीं कि सक्सेस मिल जाएगा, क्लियर। मतलब एक आदमी को देख के आपको लगता है कि उसके पास सब कुछ तो है, आपके पास कुछ कम है। मैं कहता हूं दुनिया में जितने बड़े एग्जाम्पल है ना, उनके पास कुछ कम था। यदि आपके पास कुछ कम है, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस जितना अधिक है उतना फास्टर डिफ्यूजन होगा, उतना तेज आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। कोई एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए कि कोई भी चीज जो है वो जो बिल्कुल हाथों में परोसी हुई मिल गई ना, वो लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। जिनने संघर्ष किया है, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो अपने प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी व्यक्ति आप देख लें, चाहे वो फिल्म स्टार शाहरुख खान हो, किसी की बात करें आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द लोग आपको शिखर पर जो मिलेंगे ना, वो सब वो लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ कम था। तो चलिए शिखर पर मिलेंगे, है ना, करते हैं कोशिश पूरी। क्या कम है? कम है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट है तो हम तेज डिफ्यूज करेंगे, तेजी से आगे जाएंगे, सबको ओवरटेक करके आगे जाएंगे, ठीक है। फिर साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। स्मॉलर दी पार्टिकल, जितना छोटा कण होगा उतना तेज वो डिफ्यूज होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी का लेवल रहेगा। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना वो उस एनर्जी पर वो उतना आगे तेज बढ़ जाएगा, जितना भारी पार्टिकल होगा उतना स्लो मूव कर पाएगा। तो इसका मतलब स्मॉलर दी पार्टिकल फास्टर द डिफ्यूजन, ठीक है। फिर डिफ्यूजन का जो मीडियम है, कहां पर डिफ्यूजन हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। यदि डिफ्यूजन जो है सॉलिड में हो रहा है तो स्लो होगा, के बर्फ के ऊपर यदि आप कोई डाई को डाल देंगे तो आइस के अंदर कलर तो होगा पर धीमे धीमे होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड में स्लोएस्ट है, लिक्विड में फास्टर है, और गैस में फास्टेस्ट होता है। सबसे फास्ट डिफ्यूजन जो है वो गैसेस मीडियम में होता है, क्लियर, ठीक है। तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेट ऑफ डिफ्यूजन दिमाग में एकदम क्लियर रखना है बेटा, क्योंकि ये जो फैक्टर है ना, ये जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ये फैक्टर बार बार काम आएंगे। इसलिए मैं आपको यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं के याद रखिए। तापमान बढ़ाने पर डिफ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है। मोर थर्मल एनर्जी, मोर कंजर्वेशन इनटू द काइनेटिक एनर्जी, अधिक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इफेक्ट वेरी वेरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस is determined by the temperature coefficient और Q10 वैल्यू के। ये Q10 वैल्यू बड़ा काम का है बेटा फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में के। क्या होता है इसका मतलब ये है कि विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा। तो हम जनरली मानते हैं कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 से 3 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की दर 2 to 3 टाइम हो जाती है, ठीक है। देखिए
हम क्या देख रहे हैं, हमने देखो सिंपल सा एक आपको बता रहा हूं एक एक्सपेरिमेंट कि हमने दो वाटर लिए, हमने दो वाटर बीकर लिए, दोनों में पानी भरा है। एक में पानी भरा हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, दूसरे में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी दोनों बीकर में हमने वाटर भरा हुआ है। एक में वाटर है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का और एक में है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, दोनों में हमने डाई को डाला। आप देखो पहले वाले में जिसमें 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें डाई को डालने पर वो धीमे धीमे डिफ्यूज हो रही है एकदम, और 30 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर पे है उसमें आप डाई देखो वो पर्पल हो गया पानी पूरा के। एट द सेम टाइम पर ये काम किया हमने के, तो आप देख रहे हैं कि तापमान से कितना प्रभाव पड़ता है ना बेटा, ठीक है। कर देख लेना इसको, आपके घर में इंक भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, करके देख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो टेम्परेचर कॉएफिशिएंट क्या कहता है आपसे, वो कहता है आपसे कि Q10 वैल्यू का मतलब है कि VT का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ, VT का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया VT के, और VT माइनस 10 का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट T माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, उसका रेशियो एट के, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, सेकंड आते हैं कि डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। मैंने आपसे कहा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल, ठीक है। नोट कर लेना, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर जो होती है वो जो है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, के डिफ्यूजिंग पार्टिकल की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हैवी पार्टिकल डिफ्यूजेस स्लोली और लाइटर पार्टिकल डिफ्यूजेस मोर रैपिडली, क्लियर, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम, कि यहां से पार्टिकल को वहां पहुंचना है, तो मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन यदि जितना, देखो सिंपल सी बात है, गैस यदि मीडियम गैस है डिफ्यूजन फास्टेस्ट है, मीडियम लिक्विड है डिफ्यूजन फास्टर है, पर गैस से कम है, सॉलिड है मीडियम तो डिफ्यूजन स्लो है। मतलब यह है कि जो डिफ्यूजिंग मीडियम है उसके कॉन्सेंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है कि, तो मैंने क्या कहा आपसे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम, मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। आप सिंपल इक्वेशन लिख के दिमाग में रखिएगा इसको, के द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम, के डिफ्यूजन इज मोर फास्ट इन गैसेस मीडियम एज कंपेयर टू द लिक्विड मीडियम। सिंपल सी बात है, मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में मोर है एज कंपेयर टू द गैस, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक पॉइंट। जिन दो पॉइंट के बीच में मैंने आपसे कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहां पर मैंने कहा आपसे 100 पार्टिकल है, यहां पर मैंने आपसे कहा 70 पार्टिकल है, यहां पर 10 पार्टिकल है, तो डिफ्यूजन जो है वो 100 से 70 की ओर भी होगी, 10 की ओर भी होगा, लेकिन फास्टेस्ट कहां होगा, फास्टेस्ट डिफ्यूजन यहां पर होगा, ठीक है, क्लियर। और यहां पे जो डिफरेंस है ये बी से सी की ओर डिफरेंस कितना है, बी से सी की ओर डिफरेंस है 60, तो यहां पे सेकंड फास्टेस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसका डिफ्यूजन होगा। और जो है 100 और 70 के बीच डिफरेंस कितना, 30 का डिफरेंस है, तो यहां पे डिफरेंस कितना होगा, यहां पे स्पीड जो है वो स्लो होगी, यानी दो पॉइंट के बीच में जितना अधिक डिफरेंस होगा उतना फास्टेस्ट डिफ्यूजन होगा, मोर द डिफरेंस मोर रैपिड डिफ्यूजन, के जितना अधिक डिफरेंस होगा उतना तेज डिफ्यूजन होगा, ठीक है, क्लियर। हम समझ गए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है बेटा, सिंपल सी बात है कि ये जो आपने देखा होगा, आप स्लाइड, हम जनरली स्लाइड का इस्तेमाल करते थे, बचपन में छोटे थे तो स्कूल जाया करते थे, स्कूल के सामने पार्क में लगी स्लाइड पर जाके जो है वो फिसला करते थे, बड़ा मजा आया करता था उस जमाने में के। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो दोनों स्लाइड में क्या फर्क है, के पहले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड से जो ऊंचाई है वो अधिक है उसकी, के इट इज मोर स्टीप, अधिक ढाल है उसका क्योंकि ऊंचाई अधिक है, के तो आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस, के दिस इज द डिफरेंस। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दिस इज द डिफरेंस, के ये डिफरेंस अधिक है एज कंपेयर टू दिस, के
तो आपने क्या कहा कि सबसे तेज कहां फिसलेंगे आप, ऊपर वाली स्लाइड में, नीचे वाली में स्लो हो जाएगा के। तो लेस स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा तो स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, और स्टीपर होगा, अधिक ढाल होगा या अधिक 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल जब कभी किसी मीडियम में प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो सारे मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल का अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, और उस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि हर मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल के पास में अपनी खुद की ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा के चलते वो डिफ्यूज करता है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब होता है इट इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की वो क्षमता जिसके चलते वो डिफ्यूज होता है। ठीक है, इट इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन टू डिफ्यूज फ्रॉम वन एरिया टू इट्स ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन टू द अदर एरिया ऑफ द लेसर कॉन्सेंट्रेशन। के तो देखिए विसरण दाब का, देखो बेटा जब तक ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे ना तो आगे दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कंसेप्चुअल है, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। यदि कॉन्सेप्ट मिस करेंगे तो आप, जैसे आपको यदि डिफ्यूजन प्रेशर समझ में नहीं आया तो आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट समझने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, इसलिए एकदम फंडा क्लियर रखना है। मैंने क्या कहा आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, मैंने आपसे कहा कि इट इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन to diffuse from one area of its greatest concentration to the lesser concentration के, जहां पर ये अधिक मात्रा में वहां से मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा, तो उसके मूव करने की क्षमता है जो उसकी एबिलिटी टू डिफ्यूज, उसे डिफ्यूजन प्रेशर का हम ऐसा मानते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में हम सेल के अंदर मानते हैं हम कि प्योर वाटर हैज मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर, इट इज 1236 एटमॉस्फेयर। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन दिमाग में रखना है इसको, और एग्जाम में क्वेश्चन बेटा इस पर आए हुए हैं। जो प्योर वाटर है उसमें डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है 1236 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1236 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है के? एक तो बात क्लियर है कि दोनों के दोनों है डिफ्यूजन, दोनों के दोनों है डिफ्यूजन के। तो डिफ्यूजन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं बदल सकती है क्योंकि दोनों डिफ्यूजन है ना, क्लियर। और यहां पर एनर्जी भी खर्च, एटीपी भी यहां पे खर्च नहीं होगा क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एज पर रूल मूव कर रहा है के प्रकृति में। अब आप बोलोगे कि मैंने कहा ना आपसे कि जितने अधिक मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल होंगे उतने अधिक टकराएंगे, जितने अधिक टकराएंगे उतना अधिक वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद की एनर्जी का यूज कर लेंगे। लेकिन यदि आपको उल्टा करना है, सुनिए बात को, आपको उल्टा करना है, जहां मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल कम है वहां से आपको अधिक लेके आना है। अब यहां तो ऑलरेडी पार्टिकल टकरा रहे हैं, बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कम को अधिक की ओर ले आओ, तो क्या होगा भाई? ये जो मॉलिक्यूल टकरा के आपको भगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनसे निपटना पड़ेगा। पहले तो इनकी जगह पे आके इतना पावर लेके अंदर आना पड़ेगा कि ये टकराएं आपसे और आप बाहर ना निकल जाएं। इट मींस यू शुड हैव मोर एनर्जी, जो आपकी नेचुरल एनर्जी थी डिफ्यूजन है उससे अधिक एनर्जी चाहिए आपको, क्योंकि मॉलिक्यूल, इमेजिन करते ना कि मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल जिस जगह पर प्रेजेंट है वहां पर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में टकरा रहे हैं, टकरा के भगाने की कोशिश कर रहे हैं, भागो सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ। जहां पर कम है वो बोल रहे खूब जगह, यहां तो उनको बोला तुम जाओ वहां पे, वो जैसे अंदर आने की कोशिश किए टकरा गया कि मॉलिक्यूल, भागो, कहां आ गए? तो अंदर नहीं आ पाएगा वो तो नॉर्मल कंडीशन में। अब आपको क्या करना है? आपको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको इतनी एनर्जी से अंदर आना पड़ेगा कि वो टकराए ना तो कोई फर्क ही ना पड़े। मतलब यू नीड मोर एनर्जी। व्हेन यू नीड मोर एनर्जी मतलब आपको बाहर से एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया वो, है ना। चलिए अब बात उठती है कि भाई सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है? फर्क इतना सा है कि मैंने एक बार आपसे कहा था, पहले कभी मैं आपको पढ़ा रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने पढ़ाया, तो मैंने आपसे कहा था कि एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है, ठीक है, इमेजिन करते हैं, हमने कहा एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर हमें यहां से ऊपर ये इसका जो है वो टॉप पॉइंट, इसका हाईएस्ट पॉइंट, पहाड़ का ऊंचा वाला पॉइंट के, और ये नीचे वाला पॉइंट के, तो उस पहाड़ से एक पत्थर को हमने नीचे फेंका, पत्थर अपने आप नीचे आ गया।
हमने उस पहाड़ की चोटी से एक स्टोन को नीचे फेंका, स्टोन अपने आप नीचे आ गया, हमने बोला ये है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, कि पत्थर पहाड़ पे से अपने आप नीचे आ गया, ऊपर से छोड़ा आपने तो। ठीक है, क्लियर हो गया काम आपका। आपने कहा कि भैया अपने आप ऊपर आया था, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगेगी इसके। फिर आपने कहा कि हमने कहा भैया ठीक है, पत्थर को तुमने नीचे डाल दिया है, अब एक काम करो, ये 4 छोटे बच्चे इनको भी नीचे फेंकना नहीं, नीचे पहुंचाना है। आपने कहा भाई हाँ सर, 4 छोटे बच्चों को पहाड़ से नीचे उतारना है तो इनको फेंक तो सकते नहीं है। अरे कैसे फेंक देंगे भाई, इंसान है, बच्चा है, लिविंग बीइंग है, लग जाएगा उसको। क्या करेंगे? आपने कहा सर एक काम करो, हमको एक बड़ी सी टोकरी लाके दो, एक बड़ी सी टोकरी, मजबूत सी टोकरी लेके आए, बड़ी सी बास्केट लेके आए। बास्केट इमेजिन कीजिए, एक बास्केट में बच्चों को बिठाया, बास्केट में बच्चों को बिठा के धीमे धीमे छोड़ा उसको मिनट के। आपको एनर्जी नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है एनर्जी? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे ऊंचाई से बास्केट अपने आप नीचे आएगा। आप तो रोक रहे, स्लो कर रहे हैं उसको, भाई स्लो उठ के बास्केट को आपने जो है वो धीमे धीमे रिलीज किया आपने, और बच्चों को आपने नीचे पहुंचा दिया। बच्चे खुशी खुशी नीचे आ गए, है ना? यहां पे क्या किया आपने? बास्केट का इस्तेमाल किया। ठीक है बेटा, है ना? इसका मतलब यह कि जब कुछ मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल, जिनको नेचुरली आप ऊपर से नीचे लेके नहीं आ पा रहे हैं, जो अपने आप ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, उनके लिए आपको एक बास्केट लगानी पड़ी, और वो बास्केट है प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो है कैरियर प्रोटीन। वो क्या है? वो है कैरियर प्रोटीन। अब इंटरेस्टिंग बात है, सिंपल पत्थर यदि ऊपर से नीचे फेंकने हैं तो 1 पत्थर फेंको, 10 पत्थर फेंको, 100 पत्थर फेंको, 1000 पत्थर फेंको ऊपर से नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नीचे ले जाएंगे, तेजी से नीचे जाएंगे। मतलब कोई फर्क, जितने फेंक सकते हो उतने पत्थर ऊपर से नीचे फेंक दो, आ जाएगा। लेकिन बच्चे ऊपर से नीचे उतारने हैं। आपने कहा हमारे पास तो एक ही बास्केट है, उस बास्केट में मैक्सिमम 5 बच्चे बैठ सकते हैं। अब 5 बच्चे बैठा के आपने नीचे उतारे मान लो, तो बाकी बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि बास्केट एक ही है आपके पास में। इसका मतलब ये कि सिंपल डिफ्यूजन में जब सीधे पत्थर ऊपर से नीचे फेंके आपने, तो वहां पे कोई बैरियर नहीं है, सीधे जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना तेजी से स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जब फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा तो वहां पे बास्केट लगा हुआ है, वहां पर प्रोटीन का कैरियर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, और जहां कैरियर लगा हुआ है वहां पे सैचुरेशन इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, वहां पर आपको सैचुरेशन इफेक्ट देखने मिलेगा। क्लियर? चलिए तो देखिए, अब बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या कहता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ए ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू ऑकर। मैंने कहा ना, डिफ्यूजन का ही भाग है ये, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा ये लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा, मतलब ये भी डाउन हिल ट्रांसपोर्ट ही होगा। ठीक है, द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सब्सटेंस एंड ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर। क्या हमको मालूम है कि विसरण की दर इस बात पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल का साइज क्या है। स्मॉल पार्टिकल तेज डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस across a membrane also depend on its solubility in lipid and the major constant which is the major constant of the membrane के। अब इस बात पे भी डिपेंड करता है भाई कि जो मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल है वो लिपिड की मेम्ब्रेन के आर पार निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। जो लिपिड की जो फास्फोलिपिड की बाइलेयर से आर पार निकल सकते हैं वो तेजी से डिफ्यूज आते हैं। लेकिन कई सारे आयंस ऐसे होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। और लिपिड का जो हाइड्रोफिलिक है, लिपिड उसको लिपिड जो फैट वाटर में डिजॉल्व होने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो फैट का और वाटर की दुश्मनी है। उसने कहा तुम वाटर में डिजॉल्व होते तो तुम कहीं और से जाओ, हमारे पास से नहीं निकलोगे तुम के। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है यहां पे। तो मैंने क्या कहा आपसे कि हाइड्रोफिलिक होगा तो वो लिपिड की बाइलेयर से पास नहीं कर पाएगा। तो अब आपको आयन है, जो आयंस होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो उनकी एफिनिटी वाटर से है। लिपिड बोलता है तुम्हारी वाटर से दोस्ती है, हम तुमको अपने अंदर से नहीं जान देंगे। लिपिड बाइलेयर से वाटर सॉल्युबल आयंस नहीं निकल सकते हैं। तो अब क्या करें? तो प्रोटीन वहां पे हेल्प करता है। तब वहां पे हमको एक फैसिलिटी, एक टनल प्रोवाइड करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, यहां से निकल जाओ तुम के। तो इसका मतलब है द मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड। के फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि आपको एक्स्ट्रा मदद देनी पड़ी, ठीक है ना। फैसिलिटेट का मतलब होता है कि आपको एक्स्ट्रा मदद देनी पड़ी वहां पे, ठीक है ना। क्लियर? मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। के मेम्ब्रेन प्रोटीन
वो जगह प्रोवाइड करते हैं जहां से ऐसे मॉलिक्यूल क्रॉस हो सकते हैं, मतलब बास्केट्स हो गई एक तरीके से। दे डू नॉट सेट अप ए कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट, a constant gradient must already be present for the molecule to diffuse even if facilitated by the protein के याद रखिएगा, जो भी प्रोटीन यहां पर हेल्प कर रहे होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल को जाने के लिए, वो खुद से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को स्टेब्लिश नहीं करते हैं, पहले से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेब्लिश होगा तो ही वो प्रोटीन काम करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, पहाड़ के ऊपर से बास्केट से आप नीचे व्यक्ति को भेज रहे हैं, तो यहां पर पहाड़ पर आपका होना जरूरी है। बास्केट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बास्केट थोड़ी ना पहाड़ की ऊंचाई बढ़ा देगी, बास्केट तो एक मीडियम मात्रा है। तो इसका मतलब ये कि पहले से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेब्लिश रहेगा, तो वहां पर फैसिलिटेटेड प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वहां पर हो सकता है, कैरियर प्रोटीन वहां पर हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, फैसिलिटेटेड बाय द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के। देखो मैंने कहा ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहां पे विशेष प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल को डिफ्यूज होने के लिए, और इन्हें हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन बोलते हैं, आयन चैनल्स बोलते हैं। इनके लिए हम कैरियर प्रोटीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आयन चैनल वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे एनर्जी खर्च नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। मैंने आपसे कहा ना कि कभी भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसा नहीं होता है कि वो लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की हो जाए बेटा, क्योंकि इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए सिंपल सी बात है, जहां डिफ्यूजन वर्ड लगा है मतलब वो प्रोसेस जो है वो एज पर लॉ चलेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो है लो कॉन्सेंट्रेशन का मॉलिक्यूल मूव करेगा, ठीक है। तो उल्टा कभी नहीं होता है यहां पे, ठीक है, क्लियर। ट्रांसपोर्ट रेट, अब देखो मैंने आपसे कहा ना, ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड के, मतलब आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन इफेक्ट देखने मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो बास्केट है, आप जितनी बास्केट आपके पास में होंगी यदि पूरी फुल हो गई हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्पीड नहीं हो सकती है। मान लो एक मेम्ब्रेन में 10 प्रोटीन थे, सभी से काम चल रहा है, तो बाकी मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो रेट मैक्सिमम 10 के बराबर ही रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर सैचुरेशन इफेक्ट हमको देखने मिलता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, ये विशिष्ट होता है क्योंकि कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि किस मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल को मूव करना है उसके लिए, ठीक है। इट अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट टू द प्रोटीन साइड चेन के। देखिए सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे इनहिबिटर होते हैं, कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं जो इन कैरियर प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कि अब कोई बास्केट में छेद कर दे, मान लो कोई बास्केट को तोड़ दे, तो क्या करोगे अब आप काम नहीं कर पाओगे। तो वैसी बात है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विशेष तरह के कैरियर प्रोटीन पर डिपेंडेंट है, तो यदि उनको डैमेज होगा, कोई इनहिबिटर हुआ, कोई टॉक्सिन उनको डैमेज करेगा, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रुक जाएगा, ठीक है ना। फिर द प्रोटीन फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, और ये प्रोटीन चैनल्स हुए, इनके बारे में सबके बारे में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने 25 और 27 लेक्चर हमने खर्च किए थे, और वहां पे हमने कई सारे कोर कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, ठीक है। तो एक बार देख लेना बेटा उसको भी, ठीक है। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, कुछ चैनल हमेशा खुले होते हैं, जबकि दूसरे जो है वो कंट्रोल चैनल होते हैं, ठीक है। मतलब कई चैनल ऐसे होते हैं आयन चैनल जो हमेशा ओपन रहेंगे, कुछ कंट्रोल होंगे, वो जब जरूरत पड़ेगी तभी वो ओपन होंगे। सम आर लार्ज अलाउइंग ए वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल टू क्रॉस के। अब देखो कुछ बड़े स्पेस, जैसे मैंने आपसे कहा पोरिन जो होते हैं ये वो प्रोटीन होते हैं जिनमें लार्ज पोर होते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं आपको, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं, बैक्टेरियल्स मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं आपको, जिनसे छोटे साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल भी आर पार निकल सकते हैं। नॉर्मली जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के आर पार मूव नहीं करते हैं, परंतु पोरिन जो होते हैं वो लार्ज पोर होते हैं, और ये आपको कहां देखने मिलते हैं, प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं, जिनसे स्मॉल प्रोटीन भी आर पार निकल सकते हैं। फिर an extracellular molecule bound to the transport protein
देन रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल के। तो मैंने आपको बताया था जनरली क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जो जिस मॉलिक्यूल को आर पार निकलना है वो जुड़ेगा, जुड़ने के बाद वो कन्फर्मेशन चेंज करेगा और वो मॉलिक्यूल को फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उस मॉलिक्यूल को अंदर की ओर लेके आएगा और रिलीज कर देगा। ठीक है, तो हम जैसे देखते हैं वाटर की बात करते हैं, तो मैंने आपको याद होगा, मैंने साइटोलॉजी में आपसे कहा था कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए विशेष तरह के पोर पाए जाते हैं, इनको हम एक्वापोरिन बोलते हैं। एक्वा मतलब वाटर के, पोरिन्स मतलब पोर्ट के। तो एक्वापोरिन की खोज जो है पीटर अग्रे ने की थी और एक्वापोरिन की खोज जो है वो पीटर अग्रे ने की थी और ये स्पेसिफिक पोर होते हैं जो वाटर के ट्रांसलोकेशन के लिए काम करते हैं। केवल वाटर मॉलिक्यूल इनके आर पार निकल सकता है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं इमेज में, एनसीईआरटी का इमेज है फैसलेट डिफ्यूजन में। आप देख रहे हैं कि आउटर साइड ऑफ सेल पे आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल रिसेप्टर से जुड़ा, कैरियर प्रोटीन जुड़ा, जुड़ने के बाद उस पार्टिकल को जो है उस कैरियर प्रोटीन ने जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ने कन्फर्मेशन चेंज किया उसने और उस पार्टिकल को अंदर लाकर उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, तो ये चेंज भी डिपेंड करता है। कई बार कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं जो एक टनल के समान काम करते हैं, तो उससे पार्टिकल अंदर आता है। कई बार वो जुड़ता है, जुड़ने के बाद प्रोटीन को, जिसे मैंने आपसे कहा कि ये क्या हुआ कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ये कैरियर प्रोटीन है, इसने ये मॉलिक्यूल था, इसको जोड़ा, इसने जुड़ने के बाद ये चेंज किया, सरफेस को चेंज किया और यहां लाके इसने छोड़ दिया इसको। ठीक है, यहां लाके छोड़ दिया इसको। फिर से अगले के लिए यहां पे ये इस पार्टिकल को, ये आउटर सरफेस है या ये इनर सरफेस है, इस पार्टिकल को अंदर लेके आना है। कैरियर प्रोटीन जुड़ा, जुड़ने के बाद इसने कन्फर्मेशन चेंज किया, ऐसे यहां लाके छोड़ दिया इसको। ठीक है, क्लियर। फिर some carrier or transport protein allow diffusion only if two type of molecule move together के। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में दो पार्टिकल ही जो है वो निकल सकते हैं। के कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन होते हैं जिनमें डिफ्यूजन के दौरान जो है वो दो पार्टिकल एक साथ होंगे तो ही वो निकल सकते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन है, अपोजिट डायरेक्शन में निकलिए या एक साथ निकलिए। तो मैंने क्या कहा आपसे, इन सिंपोर्ट वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम में बेटा आने वाला क्वेश्चन है आईएमपी के। सिंपोर्ट में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल एक दिशा में मूव करेंगे, एंटीपोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और यदि मान लो एक बार में एक ही मॉलिक्यूल निकल रहा है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल कोई भी होती है वो एक बार में एक ही निकलता है, तो वो यूनिपोर्ट होगा। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप अभी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर बैठ के। सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम जो है वो साइटोप्लाज्म से निकल के बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा। ठीक है, तो सोडियम को बाहर किया, पोटेशियम को अंदर लिया, दो आयन एट ए टाइम अंदर या बाहर, एंटीपोर्टर सिस्टम है वो क्या है, एंटीपोर्टर सिस्टम है। ठीक है, ग्लूकोज और सोडियम दोनों एक साथ सेल के अंदर आ गए, सिंपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, क्लियर। देखिए आप है ना, कैरियर प्रोटीन देख रहे हैं, तो मैंने कहा यदि एक अकेला पार्टिकल मूव करता है वो यूनिपोर्ट है, वाटर पार्टिकल की बात करते हैं हम। फिर एंटीपोर्ट में एक पार्टिकल अंदर और एक बाहर, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एंटीपोर्ट के। फिर सिंपोर्ट में क्या होता है बेटा, सिंपोर्ट में हम देख रहे हैं कि दो पार्टिकल जो है वो एक साथ एक ही दिशा में मूव करते हैं, वो सिंपोर्ट को इंडिकेट करता है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मैंने आपसे कहा ना बेटा कि जब कभी प्रोसेस उल्टा करना, आपको लो कॉन्सेंट्रेशन से आपको मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल को हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो कोलाइजन टकरा रहे हैं ना पार्टिकल, उसकी एनर्जी से को ओवरकम करना पड़ेगा। मींस यू नीड मोर एनर्जी, आपको अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, साथ में आपको, चूंकि आपको पहाड़ पर ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, आपको अपहिल ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको कोई ना कोई एलिवेटर चाहिए पड़ेगा, कोई बास्केट, कोई सीढ़ी, कुछ तो चाहिए पड़ेगी ना। ठीक है, मतलब यह है कि यू नीड कैरियर ऑल्सो। मतलब जब भी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो एक्टिव का मतलब है एनर्जी खर्च होती है, एक्टिव का मतलब है कि मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्टिव का मतलब है कि वहां पर कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब चूंकि आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आपको अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय
स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के। तो हम देखते हैं ना, सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम करता है, एनर्जी खर्च करके काम करता है वो के। हेंस डिफरेंट प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन प्ले ए मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमको मालूम है कि मेम्ब्रेन के अंदर सारा कुछ कंट्रोल ने, कौन सा मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल मेम्ब्रेन सेल के अंदर आएगा, किसको बाहर करना है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं, वो सब कुछ डिसाइड करते हैं वो, ठीक है, दे डिसाइड एवरीथिंग के। पंप्स आर द प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के। पंप क्या होते हैं? पंप ये वो प्रोटीन होते हैं जिससे मैंने आपसे कहा कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, इट्स आल्सो ए पंप के। तो पंप का मतलब क्या है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पंप का मतलब क्या है? अपहिल ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन। तो पंप वो प्रोटीन होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लो कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल को हाई की ओर लेकर आते हैं, ठीक है। दिस पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू दी हाई कॉन्सेंट्रेशन, अपहिल ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर यूज्ड एंड सैचुरेटेड। तो मैंने कहा ना, यहां पे चूंकि पंप इन्वॉल्व है, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, और जहां भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है वहां पे सैचुरेशन इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। फिर एंजाइम के समान जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। हर कैरियर प्रोटीन अपने सबस्ट्रेट को, जिसको उसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसको पहचानता है और उसको ही वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होते हैं, चूंकि ये प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन पर जो है कई सारे टॉक्सिन्स का, कई सारे पॉइजन का गहरा असर पड़ता है। यदि इन प्रोटीन चैनल को, इन कैरियर प्रोटीन को आप डैमेज कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है ना। दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटेड के। अब देखिए एनसीईआरटी का ये वाला जो चार्ट है ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है। टेबल जो ना, टेबल आपका 11.1 टेबल जो है, दिमाग में रखिएगा इसको, के बिल्कुल नहीं भूलना है इसको, एग्जाम में आएगा बेटा, के। फिर देखो, अब तीन चीजों को कंपेयर किया यहां पे हमने, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसमें आप देख रहे हैं, किसमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब कैरियर, इसका मतलब क्या है? किसमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किसमें होगी? किसमें? याद रखिए, सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। बास्केट की रिक्वायरमेंट फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में थी, चाहिए होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। हाईली सिलेक्टिव, अब जिसके पास में प्रोटीन होगा तो प्रोटीन अपने सबस्ट्रेट को पहचानता है तो वो सिलेक्टिव होगा के। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। जबकि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या है? सिलेक्टिव है, क्योंकि प्रोटीन यहां पे पहचान रहा है सबस्ट्रेट को, और यहां भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन सबस्ट्रेट को पहचान रहा होता है, तो ये भी सिलेक्टिव है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, सैचुरेशन इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सैचुरेशन इफेक्ट, इसका मतलब हुआ सैचुरेशन इफेक्ट के। वो आपको सिंपल डिफ्यूजन में देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में चूंकि प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, और जितना प्रोटीन होगा यदि पूरा इन्वॉल्व हो चुका है तो उसके ऊपर रेट नहीं बढ़ सकता है, तो यहां पे सैचुरेशन इफेक्ट देखने मिलेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने मिलेगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना, नीचे से पहाड़ में नीचे से ऊपर की ओर जाना अपहिल कहलाएगा ना बेटा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना अपहिल ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन ऐसा नहीं करता है और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी ऐसा नहीं करता है, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट चूंकि एनर्जी खर्च करता है ऐसा कर सकता है। रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी, सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं चाहिए, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने जितना पढ़ा, हमने उस सबको हमने एक टेबल के फॉर्म में, जो एनसीईआरटी में टेबल रखा उसकी समरी को हमने यहां पर देखा बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज इतना बस इतना ही करेंगे आपके। तो आज हमने क्या देखा? हमने पूरा फंडा समझा कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अब कमिंग लेक्चर में हम प्लांट वाटर रिलेशन पर बात करेंगे, वहां पर हम वाटर पोटेंशियल की बात भी करेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की बात भी करेंगे। तो अभी कुछ क्लासेस इनिशियली आपको ऐसी लगेंगी कि ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है या फिजिक्स की क्लास चल रही है, पर चूंकि सारे फंडामेंटल्स यहां छिपे हुए हैं बेटा, और प्लांट फिजियोलॉजी यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसपे आप इसको पे एक्सपर्ट ना अटके, आपको फोड़ के आना अटके। मतलब मैं कह रहा हूं ना बेटा, 720 आउट ऑफ 720 लेके आएंगे, फिजिक्स में भी फोड़ के आएंगे, केमिस्ट्री में फोड़ के आएंगे। अब होने दो, नीट देखते हैं अटके, एम्स का सीट भी हमारा ही है। ऑल द बेस्ट।
तो आपने सब्र के साथ एक लंबा लेक्चर देखा आपने, और अब हम जो है कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। तो आपकी बैटरी फुल चार्ज है ना, मतलब बैटरी कहीं जो है वो कभी कभी मोबाइल में लास्ट में दिखाता है ना कि वो किस पावर सेविंग मोड ऑन हो गया है एकदम, ठीक है, एकदम जो है वो पेन वेन पटक दिया कि बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। ऐसा नहीं करो, अभी बैटरी को चार्ज रखो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है वो ये है, which of the following does not help in which of the following is does not help in molecular transport, कौन सा आणविक ट्रांसपोर्ट में मदद नहीं करता है। which of the following does not help in molecular transport, कौन सा molecular ट्रांसपोर्ट में मदद नहीं करता है। हमारे ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सरफेस टेंशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जो है मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट में मदद नहीं करता है। ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सरफेस टेंशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, मेरे आंसर बताने के पहले आंसर कीजिए। क्या आंसर है? बिल्कुल सही, सरफेस टेंशन का कोई रोल नहीं है मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट में बेटा। मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से होता है, ऑस्मोसिस से होता है। ऑस्मोसिस में याद रखना वाटर मॉलिक्यूल आर दी ओनली मॉलिक्यूल जो डिफ्यूज करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस बाय। एक कोशिका और उसके पर्यावरण के बीच पदार्थों का विनिमय इसके माध्यम से होता है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस बाय। कोशिका और उसके पर्यावरण, उसके पर्यावरण के मध्य, उसके माध्यम या पर्यावरण के मध्य पदार्थों का विनिमय इसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही बात। क्या बात, ऐसा लड्डू क्वेश्चन आएगा तो अपन तो फोड़ के आएंगे, पर आता ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए बता दिया पुट के। तो क्या आंसर इसका? ऑल ऑफ द अबव के। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए कौन पहले आंसर करता है। प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। प्लांट सेल डिस्टिल्ड वाटर में, आश्वित जल में बर्स्ट नहीं होती है, फूलकर फटती नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए है सेल वॉल इज इलास्टिक, रिजिड एंड गेट स्ट्रेच्ड। ऑप्शन बी है सेल वॉल इज लिविंग। याद रखना सेल वॉल होती है नॉन लिविंग के। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे तो सेल वॉल से भी, मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि मिडिल लेमिला को हम आउटर मोस्ट लेयर में शामिल करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और सेल वॉल में मल्टी लेयर होती है। प्राइमरी वॉल इज द आउटसाइड लेयर इन द सेल वॉल, ठीक है। फिर तीसरा है सेल वॉल इज परमेबल, कोशिका भित्ति परमेबल होती है। ये भी सही बात है, ये सही बात है। सेल वॉल को ये यूनिसेल प्लांट में बोलोगे तो आउटर मोस्ट लेयर रहेगी, मल्टी सेल में आउटर मोस्ट लेयर मिडिल लेमिला होती है। लेकिन इसका संबंध इस बात से नहीं है कि जो है, भले ही स्टेटमेंट सही हो, पर इसका संबंध इस बात से नहीं कि डिस्टिल वाटर अंदर आएगा तो सेल नहीं फटेगी। उसका संबंध किस बात से कि सेल वॉल इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है, रिजिड होती है, और जो है वो स्ट्रेच होकर फूल जाती है, वो उसके बाद जो है मजबूत होती है, इसलिए वो वाटर के अंदर एंट्री होने पर वो फटती नहीं, बस्ट नहीं होती वो, ठीक है। तो ये कारण है कि सेल, प्लांट सेल को आप डिस्टिल वाटर में रखोगे तब भी वो नहीं फटेगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम लीव्स आर रिमूव्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन के, सम लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेम कटिंग्स प्लांटेड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस इज डन। क्यों ऐसा करते हैं? यानी जब भी कभी हम जो है वर्धी प्रजनन के लिए एक जो है वो स्टेम कटिंग को लगाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियों को हम हटा देते हैं। आपने देखा ना गुलाब की जो लगाते हैं, गुलाब की जो बड लगा, जो गुलाब का क्या बोलते हैं, कली, गुलाब का कलम लगाते हैं तो उसके पत्तियों को हटा देते हैं, कुछ 1-2 पत्ती छोड़ के बाकी हटा देते हैं इनके। तो ऐसा क्यों करते हैं इनके? तो ऑप्शन है टू इंक्रीज वाटर अपटेक, वाटर अपटेक को बढ़ाने के लिए, जल के ग्रहण के अपटेक को, जल को लेने के बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है बिकॉज इट हेल्प्स इन द रूटिंग ऑफ कटिंग्स, क्योंकि इससे कटिंग में रूट आने में आसानी होती है। फिर सी है टू रिड्यूस वाटर लॉस, जल की हानि को रोकने के लिए। और ऑप्शन डी है बिकॉज द कटिंग्स नीड लेस फूड, क्योंकि कटिंग को लेस फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सही आंसर क्या है? देखो बेटा सिंपल सी बात है कि अभी आपने जो कलम लगाया है उस कलम में अभी प्रॉपर जड़ें नहीं आई हैं, तो उसका जो वाटर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी बहुत ही कम है उसका। और यदि पत्तियां पूरी प्रेजेंट रहेंगी तो उनसे तेजी से वाटर का लॉस होगा, और वो चूंकि इसमें रूट प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है तो फाइनली जो है क्या होगा कि सेल्स जो है वो वाटर की कमी हो जाएगी, तो सेल्स मर सकती हैं क्योंकि उनमें वाटर जो है वो नहीं बचेगा, वाटर का लॉस अधिक हो जाएगा और उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जब कलम लगाते हैं ना
तो उसकी अधिकांश पत्तियों को हटा देते हैं, ताकि जब कलम में जड़ें आ जाएंगी, वाटर को लेने लगेगी प्रॉपर, तब अपने आप नई पत्तियां आएंगी और तब वो जो है मैनेज करेगा प्लांट। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, आज हम कपाची क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी उतना पोर्शन कवर नहीं हुआ बेटा। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, ठीक है, थोड़ा देखो मजा लेंगे ना पढ़ने का तो मजा आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। लेंटिसेल्स एंड हाइड्रोथोड्स आर स्मॉल पोर्स विथ फॉलोइंग कॉमन एट्रीब्यूट्स। लेंटिसेल्स और हाइड्रोथोड जो होते हैं वो छोटे छिद्र होते हैं जिनमें ये चीज सामान्य रूप से, एक चीज इनमें सामान्य होती है। कौन सा ऐसा कैरेक्टर में सामान्य होता है? तो ऑप्शन ए है देयर ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स आर नॉट रेगुलेटेड, इनका खुलना और बंद होना नियंत्रण में नहीं होता है। और ऑप्शन बी है दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ऑप्शन सी है दे ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड। ऑप्शन डी है दे आर फाउंड इन दिस ऑन द सेम ऑर्गन ऑफ द प्लांट। के अब क्लियर कर दूं मैं आपको, देखो बेटा याद रखिए, दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज में लेंटिसेल गैसेज को के एक्सचेंज को अलाउ करता है, लेकिन हाइड्रोथोड इज दी वाटर पोर, उससे केवल वाटर बाहर निकलता है। गटेशन वाला वाटर बोलते हैं उसको, कि लिक्विड फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है। तो हाइड्रोथोड, अब ये कहां पढ़ा? आप बोलोगे सर ये तो कहां बताया आपने हमको? अरे बेटा हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट किए हैं, वहां पर मैंने हाइड्रोथोड पढ़ाया हुआ है, वहां मैंने एपिथम टिश्यू का नाम लिया हुआ है, वहां मैंने गटेशन के बारे में बात की हुई है, की है कि नहीं की है? ठीक है ना, सब जुड़ा हुआ है आपस में, पूरा बायोलॉजी कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो ये तो आंसर होगा नहीं बी वाला। फिर सी है दे ऑलवेज रिमेन क्लोज। अरे भाई ये ऑलवेज ओपन पोर होते हैं, लेंटिसेल बंद नहीं होता है, ना खुलता है अटके, ना हाइड्रोथोड खुलता बंद होता है अटके। दे आर फाउंड ऑन द सेम ऑर्गन ऑफ द प्लांट, तो सेम ऑर्गन ऑफ प्लांट पर ये जो है वो नहीं होते हैं, क्योंकि हाइड्रोथोड कहां होते हैं? लीफ की टिप पर होते हैं, लीफ की टिप पर होते हैं। लेंटिसेल जो है वो जहां सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहां पाए जाते हैं। ये भी गलत हो गया। सही क्या है? सही ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का रेगुलेशन हमको स्टोमेटा में देखने मिलता है, लेंटिसेल और हाइड्रोथोड में देखने नहीं मिलता है। आंसर ए इज दी राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, चलो तो मजा आया ना। आज भले ही हमने 5 क्वेश्चन किए, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा हमने। तो अगली क्लास में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, और गहराई से कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। तो आज का लेक्चर खत्म। ठीक है, अरे एक मिनट रुको तो जाओ, ठीक है ना, मतलब इतना जल्दी भागने की क्या है? वो स्कूल में होता था कि छुट्टी हो गई, छुट्टी के बैग लेके दौड़ रहे, भाग रहे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही माहौल बन गया यहां पर भी। चलो ठीक है, पढ़ो बेटा, अच्छे से मेहनत करो, और डीपीएस लगाना मत भूलना। आज का पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.